Hello everyone, good morning. Welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to talk about chapter number 16 Economic Liberalization and Globalization, Part 3, Standard 10, GSCB Board. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी लिबरलाइजेशन के बारे में, प्राइवेटाइजेशन के बारे में, ग्लोबलाइजेशन के बारे में, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात की थी। आज के वीडियो में हमें बात करनी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, लेट मी टेल यू फर्स्ट that all of you subscribe the channel, like the video, share the video as much as possible, and this is my humble request to all of you. So let's start today's topic, World Trade Organization. So what is World Trade Organization? So World Trade Organization was a organ of United Nations like WHO, World Health Organization, like that, UNESCO, UNICEF, all this. This organization was established to manage the global trade. This is the result of globalization. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स थे और उसके जो फंक्शंस थे उसके बारे में हमें आज के वीडियो में बात करनी है, और इसकी इंडियन इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट हुई वो हमें देखना है। तो ये बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टेब्लिश हुआ था और उसका हेडक्वार्टर क्या है वगैरह वगैरह, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क के अंदर। और 2 मार्क के क्वेश्चंस में इसके ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस वो भी पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ द बिल्डिंग ऑफ WTO which you seen on your screen. World Trade Organization was established on 1st January 1995. तो 1995 में WTO 1 जनवरी को एस्टेब्लिश हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। ये किसने चालू किया था वो भी आपको एक याद रखना है। बाय द मेंबर ऑफ नेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर्स थे उन्होंने ये स्टार्ट किया था। इस हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड इन जिनेवा इन स्विट्ज़रलैंड। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जिनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में। ये जो इंस्टीट्यूशन है वो पूरे वर्ल्ड ट्रेड को मैनेज करती है। ये जितने भी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर दो कंट्री के बीच में कोई प्रॉब्लम्स हुए तो वो डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं, हेल्प्स करते हैं, डेवलपिंग नेशंस को प्लेटफॉर्म देते हैं। और इसके जैसे एडवांटेजेस है वैसे डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं। खास करके हमारी जो डेवलपिंग नेशन है, हमारी कंट्री, यहाँ पे इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुए हैं। तो ये हमें देखना है आज के वीडियो में। तो अब सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ लेते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो टू रिमूव ऑब्स्टेकल इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल ट्रेडिंग। तो ग्लोबल ट्रेडिंग में जो भी ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं उसको हटाना इसका काम है। जैसे कोई कंट्री अगर कोई प्रोडक्शन बढ़ा दे या कम कर दे, या तो प्राइस को कम कर दे और डंपिंग करना चालू कर दे, तो ऐसे जो ऑब्स्टिकल्स है उसको ये WTO कंट्रोल करने की ट्राई करता है। टू रिमूव प्रोटेक्शन पॉलिसी गिवन टू इंडस्ट्रीज ऑफ कंट्री फॉर फॉरेन ट्रेड। तो जो पर्टिकुलर कोई कंट्री ने अगर अपनी इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाई हो जिससे फॉरेन ट्रेड जो होता है वो डिस्टर्ब होता है, तो WTO उसको रोकता है। टू कोऑर्डिनेट विद ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। वो WTO ट्राई करता है कि हर एक जितने भी मेंबर्स कंट्री है उनके बीच में ट्रेड इजीली हो, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी और जो ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी है उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन हो। ऐसा नहीं हो कि इकोनॉमिक्स पॉलिसी का फॉर्म अलग हो और ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी है उसका फॉर्म अलग हो। एंड लास्ट, टू सॉल्व द ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स अराइजिंग इन द वर्ल्ड।
और सबसे बड़ा जो मेन काम है वो यही है कि जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके बीच में ट्रेड रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो WTO के थ्रू सॉल्व करने की ट्राई की जाती है। तो ये इसके 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब ये फंक्शंस कैसे करता है वो हम देखते हैं। To set up a required structure for implementation of agreement related to multinational trade and agreement related to it। तो ये एक एग्रीमेंट तैयार करता है कि कैसे कंपनीज मल्टीनेशनल ट्रेड कर सकती है और उसके लिए क्या स्ट्रक्चर चाहिए। वो सबसे पहले ये जो फॉर्मेशन है, ये जो राइटिंग फॉर्म में चाहिए, वो सबसे पहले ये WTO रेडी करता है। सेकंड है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्लेज अ विटल रोल फॉर डिबेट एंड नेगोशिएशन फॉर मल्टीनेशनल ट्रेड। तो कोई भी कंपनी है, जैसे डेवलप कंट्री की कोई कंपनी है जो कोई डेवलपिंग कंट्री में अपना प्लान एस्टेब्लिश करना चाहती है, तो उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी नेसेसिटी, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं फुलफ़िल करनी, उसके लिए रिलेटेड कंट्रीज़ के साथ जो भी डिबेट करना है या तो जो भी नेगोशिएशन करना पड़ता है, उसके लिए ये WTO वहाँ पे एक रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है, WTO एनकरेजेस अनबेस्ड इंटरनेशनल ट्रेड। तो अभी तक जो भी ट्रेड, यानी जो भी कंट्रीज़ अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर हाईलाइट नहीं कर सकती है, वहाँ पे WTO वैसी कंट्रीज़ को एनकरेज करता है कि जो भी उनकी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी हो, प्राइस कम हो और इंटरनेशनल ट्रेड में उसे एक प्लेटफॉर्म मिले, इंटरनेशनल मार्केट में सेलिंग हो, उसकी ये ट्राई करती है, उसके लिए एनकरेजमेंट देती है। एंड नेक्स्ट है, डिफरेंट नेशंस फॉलो देयर ओन नेशनल पॉलिसी, इट ऑब्जर्व देम एंड सजेस्ट रिक्वायर्ड इम्प्रूवमेंट्स। तो मेन काम इसका है कि जो भी अलग अलग मेंबर्स नेशन हैं वो जो पॉलिसीज अप्लाई कर रहे हैं उसको, उसके ऊपर ध्यान रखना है और उसके अंदर जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड है, जो भी सजेशंस है इम्प्रूवमेंट के लिए, वो उन्हें देते रहना। तो WTO ऐसे फंक्शनिंग करता है। अब WTO के बनने के बाद इंटरनेशनल ट्रेड में काफ़ी चेंज आया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गए, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो एक दूसरे के साथ अभी इजीली ट्रेडिंग कर रही है। और उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट भी है कि WTO की टर्म्स होती है, जो कंडीशंस होती है, वो उसके मेंबर कंट्रीज़ को एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है। और हमारे जैसे डेवलपिंग नेशन में इसके बहुत सारी नेगेटिव इफ़ेक्ट भी होती है, जैसे हमारी जो लोकल ब्रांड्स है उसको हम इंटरनेशनल कंपनीज़ के सामने प्रोटेक्ट हमारी गवर्नमेंट नहीं कर सकती है इफ़ वी आर द मेंबर ऑफ WTO। तो इंडिया वॉज मेंबर ऑफ WTO सिंस 1995। हम 1995 से इसके मेंबर है। इसकी वजह से हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिला है, पर उसके सामने हमें माइनस पॉइंट भी बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारे लॉसेस भी हुए हैं। तो देखते हैं व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ WTO ऑन इंडियन इकोनॉमी, ये टॉपिक हम देखते हैं। तो इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ दिस WTO ऑर्गेनाइजेशन सिंस इट्स इंसेप्शन। So what will be the impact of this organization on India, or which type of benefits would it India acquire, are discussed here. First, India's contribution to world trade was 0.5%। तो हमारा वर्ल्ड ट्रेड में पार्टिसिपेशन बस इतना ही है, 0.5%, जबकि अमेरिका और उन लोग का बहुत ज़्यादा है। यूरोपियन नेशन का तो 23% के आजू बाजू है। अमेरिका का आई थिंक 17% पार्टिसिपेशन है और हमारा 0.5% है। आवर एक्सपोर्ट हैव इंक्रीज ट्रमेंडसली ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट इंडियाज कंट्रीब्यूशन इन वर्ल्ड ट्रेड हैज़ इंक्रीज टू 1%। तो 0.5 से हम लोग 1% पर पहुँचे। हमारा जो एक्सपोर्ट था वो बढ़ा है, क्योंकि अब हमारे बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ डीलिंग होती है, ट्रेड होता है, उनकी प्रोडक्ट हमारी कंट्री में सेल होती है, हमारी प्रोडक्ट उनकी कंट्री में सेल होती है। इसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट रेशियो जो है वो बढ़ा है और उसकी डायरेक्ट इफ़ेक्ट वर्ल्ड ट्रेड में इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है उस पर हुई है, जो 0.5% से 1% पे आ गया। Being member of WTO, export of ready-made clothes of our country has increased। तो रेडीमेड क्लोथ्स का जो हमारा एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है।
तो अर्लियर टाइम को आप मैच करो ये टाइम से कि पहले भी हमारी कंट्री से सिल्क और मसलिन सब प्रोडक्ट यूरोपियन नेशन में सेल होती थी, वही वापस रिपीट हो रहा है, हिस्ट्री रिपीट इट सेल्फ ड्यू टू WTO। नेक्स्ट जो बेनिफिट हुआ है वो ये है कि एज अ मेंबर ऑफ WTO इंडिया हैज़ बीन एबल टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स ऑफ इस एग्रो प्रोडक्ट्स। तो हमारा अभी भी 50% पॉपुलेशन आर एंगेज इन एग्रीकल्चर, और आज भी हमारी टोटल GDP में एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो 23% के आजू बाजू है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि वी डिपेंड ऑन एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट, एंड ड्यू टू WTO आवर एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इंक्रीज इन वर्ल्ड वाइड। और जो बेनिफिट हुआ है उसमें ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट प्रेशर ऑन इम्पोर्ट्स हैज़ रिड्यूस एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज। तो एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से जो इम्पोर्ट के ऊपर जो प्रेशर था वो रिड्यूस हुआ है। क्योंकि देखो एक समझ लो कि अगर कंटिन्यूस इम्पोर्ट रहेगा तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज कम हो जाएगा, हमारी कंट्री का पैसा अदर कंट्रीज़ में जाएगा, और जब एक्सपोर्ट बढ़ता है तो उसके सामने इंपोर्ट के ऊपर जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, और इसकी वजह से बेनिफिट ये होता है कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो इंक्रीज़ होता है, इससे हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है और वी अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और इसकी वजह से फॉरेन की जो कंपनीज़ है वो यहाँ इंडिया में इंटरेस्ट लेती है अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये हमें बेनिफिट हुआ है। Thus, a member of World Trade Organization, India will not only get above mentioned but benefits, also has to comply with some conditions। तो ऐसा नहीं है कि खाली हमें ये बेनिफिट हुआ है, उसके WTO की जो कंडीशंस है जो मैंने बोला आपको वो भी हमें फॉलो करनी पड़ती है। इट इज़ स्पेशली डिपेंड ऑन हाउ फास्ट इंडिया इंक्रीज इज इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ एंड हाउ डेवलप्ड कंट्रीज ट्रीट इंडिया। तो जितना जल्दी हम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ डेवलप करेंगे उतना हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, और उसके हिसाब से ही जो डेवलप नेशन है वो हमें कैसे ट्रीट करते हैं वो डिपेंड करता है। अगर वो हमें अपॉर्चुनिटी देंगे हमारे प्रोडक्ट उनकी कंपनी में सेल करने के लिए, अगर ज़्यादा कोई कंडीशन नहीं रखेंगे देन वी फाइंड आवर डेवलपमेंट क्विकली। और सपोज़ वो हैवी टैक्सेस इम्पोज करते हैं और कुछ रिक्वायरमेंट रॉ मटेरियल की ही रिक्वायरमेंट करती है, देन वी शुड पे बिग अमाउंट फॉर दैट, क्योंकि रॉ मटेरियल हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उतना हमें बेनिफिट नहीं होगा जितना फिनिश गुड एक्सपोर्ट करने से होता है। पर बीइंग अ मेंबर ऑफ WTO it is necessary to follow all the terms and condition of WTO, so sometimes it is not good in our favor, sometimes it is create problem for us in future. So that are the things about impact of WTO on Indian economy. Now we are going to talk about the sustainable development। तो ये कॉन्सेप्ट आज वर्ल्ड वाइड बहुत ही चल रहा है कि डेवलपमेंट चाहिए, पर कैसा डेवलपमेंट चाहिए। तो अब तक जो डेवलपमेंट प्रोसेस हो रही थी उसमें एनवायरनमेंट का हाथ सबसे ज़्यादा हो रहा था। वी डैमेज एनवायरनमेंट इन ऑल काइंड ऑफ डायरेक्शन। अब जो इतना पॉल्यूशन बढ़ रहा है, सभी फैक्टर्स जो है लैंड एयर वाटर ये पॉल्यूट हो रहे हैं, तब जो वर्ल्ड के जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके दिमाग में ये आया है कि अब हमें जो डेवलपमेंट चाहिए वो कैसा चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान हो। एनवायरनमेंट के बेस के ऊपर डेवलपमेंट नहीं चाहिए, तो उसको बोला गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये एक शॉर्ट नोट है जो आपको 3 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकती है, और ये कॉन्सेप्ट आगे जाके बहुत बड़ा भी होता है 11th-12th स्टैंडर्ड में, कॉलेज में जब आप जाओगे। तो इसको यहाँ पे अभी इजीली समझ लो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी क्या। अगर अभी ये आपको समझ में आ गया तो आगे ये वर्ड कहीं पे भी आएगा आप उसके बारे में बहुत कुछ लिख सकते हो अपने वर्ड्स में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट विच meets the need of present generation without compromising with the
एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इन शॉर्ट मीनिंग यही होता है कि आज की हमारी प्रेजेंट की नीड्स को ऐसे कम फुलफ़िल किया जाए कि जिससे आगे जो जनरेशन आने वाली है, फ्यूचर जनरेशन, वो भी ये जो रिसोर्सेस है उसे यूज़ कर सके। पर जब डेफिनेशन जब आपको एग्ज़ाम में लिखना होता है तो ये पॉइंट आउट आपको रखना है कि जो वर्ड्स डेफिनेशन में एग्जैक्टली हैं टेक्स्ट बुक के अंदर वही आपको राइटिंग में आपकी राइटिंग में आने चाहिए। अदरवाइज डेफिनेशन में मार्क कट होने के 100% चांसेस है। ये रूल है कि एक तो 2 लाइन की डेफिनेशन है, अगर 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट ये 2 लाइन भी ठीक से नहीं लिखता है तो फिर उसको मार्क कैसे मिलेंगे। तो आई रिपीट द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लिसन इट केयरफुली एंड मेमोराइज दिस। Sustainable development is the development which meets the needs of present generation without compromising with the ability of future generations to meet their own needs। यानी आज की जनरेशन अपनी नीड्स कंप्लीट फुलफिल करेगी, पर फ्यूचर जनरेशन के लिए जो कुछ भी है रहने वाला उसको उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं। तो शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन इसकी यही है। Thus, the idea of sustainable development developed because of extreme effects on nature near human habitation and man-created cover, example environment। तो ये एनवायरनमेंट के ऊपर जो इफ़ेक्ट हुई, ह्यूमन हैबिटेशन के आजू बाजू में जो इफ़ेक्ट हुई, नेगेटिव इफ़ेक्ट की बात है, उसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट आज सबसे फेमस है। The way and the speed with which present generation is developing, it cannot be maintained the future। अब आज की डेट में हम जो डेवलपमेंट के पीछे भाग रहे हैं और जितने रिसोर्सेज जैसे मन में आता है वैसे यूज़ कर रहे हैं, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या बचेगा, ये एक क्वेश्चन है। क्योंकि जिस तरह से वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, अगर फ्यूचर में देखने जाएंगे तो आज से 30 40 50 साल के बाद, वैसे भी अभी मिनरल वाटर आप देख लो 20 30 रुपीज़ बॉटल तो मिल ही रहा है, फ्यूचर में तो इतना भी नहीं मिलेगा और बहुत ही कॉस्टली हो जाएगा। तो फिर फ्यूचर जनरेशन क्या करेगी अगर सभी फॉरेस्ट कट कर लिए या तो सभी लैंड को पॉल्यूट कर लिया या पूरा एयर पॉल्यूट कर लिया, तो फ्यूचर जनरेशन का क्या होगा। देयर इज़ अ फियर दैट लग्जरीज विच प्रेजेंट जनरेशन इज़ एन्जॉइंग मे नॉट बी देयर फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो हम आज जो एंजॉय कर रहे हैं वो फ्यूचर जनरेशन एंजॉय नहीं कर पाएगी। जैसे आज हमारे पास सभी टाइप की लग्जरीज़ है, पर जब ये रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे फिर तो आगे वाली जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है, वो फिर कैसे सर्वाइव करेंगे। उनको भी ये राइट्स है, वो भी ये लग्जरी एंजॉय करें, पर ये सोच कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई है। देयर इज़ a tremendous decrease in natural resources due to economic development and their quality is also deteriorating। In this condition, there is a need to change the idea of development। Idea of sustainable development is studied because of present development and effect on it on environment। तो अभी जिस तरह से हम लोग जो भी रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह से डेवलपमेंट चालू है, उस तरह से अगर हम देखने जाए तो रिसोर्स जो है, नेचुरल रिसोर्स जो है, वो काफ़ी हद तक उसकी जो क्वालिटी है वो डिक्रीज़ हुई है और पॉल्यूटेड हुई है। तो अभी हमें जो डेवलपमेंट है उसका जो आइडिया है वो चेंज करने की काफ़ी ज़रूरत है। अगर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर स्टडी नहीं हुआ, आइडिया नया नहीं आया, तो ये एनवायरनमेंट को इस तरह से इफ़ेक्ट करेगा कि फ्यूचर वाली जनरेशन हमारे लिए क्या बोलने वाली है और क्या हमें सुनना पड़ेगा, जबकि हम तो प्रेजेंट होंगे ही नहीं, पर फिर भी वो बोलेंगे, वो हमको कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होगा, वो हम सोच भी नहीं सकते अभी। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें क्यों चाहिए। तो इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके ये तरीके हैं कि स्ट्रेटजी शुड बी एडोप्टेड टू कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसको कंजर्व और प्रिजर्व करने की कुछ स्ट्रेटजी हमें एडोप्ट करनी पड़ेगी। तो ये कौन सी स्ट्रेटजी है, तो फर्स्ट है
The renewable natural resources like cultivable farm, forest, water resources, etc., should be used in such a way that their quality is maintained, and non-renewable natural resources like coal, petroleum, minerals, etc. should be used judicially. तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको इस तरह से यूज़ करो कि जिससे उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, जैसे लैंड आप यूज़ कर रहे हो या फॉरेस्ट या वाटर रिसोर्सेज, वो पॉल्यूटेड नहीं होने चाहिए। और जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जैसे कॉल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, उसका कम से कम मिनिमम यूज़ करो। अगर आपको बाइक की ज़रूरत है तो देखो कि कितनी ज़रूरत है। अगर कोई काम बाइक को यूज़ किए बिना हो सकता है, सो ट्राई टू डू दैट वे फर्स्ट। वो रास्ता पहले आप पसंद करो। अगर चल के जा सकते हो तो बाइक की ज़रूरत नहीं है, तो इट इज़ मच बेटर टू सेव आवर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। पेट्रोल को आप बचा सकते हो। हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करो, इससे भी फ्यूल बचेगा। वाटर को सेव करो, नॉइस पोल्यूशन कम करो। तो ये सब तरीके हैं जिससे हम ये जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको बचा सकते हैं, जो फ्यूचर जनरेशन यूज़ करेगी। सेकंड है, इंडस्ट्रियल लोकेशन शुड बी डिसाइडेड ऑन दिस बेसिस ऑफ लेजर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो इंडस्ट्रियल लोकेशन ऐसा होना चाहिए जहाँ पे उनको कम से कम ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट हो, क्योंकि इसकी वजह से फ्यूल बचेगा, एयर पोल्यूशन बचेगा। सिंसियर अटेम्प्ट शुड बी मेड टू अचीव इको फ्रेंडली डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए? इको फ्रेंडली होना चाहिए, जहाँ पे कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस हो, कम से कम वाटर पोल्यूशन या लैंड पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन हो, और जितनी भी मटेरियल यूज़ हो इस तरह से यूज़ हो और ऐसे ही यूज़ हो जो इको फ्रेंडली हो। जो आज काफ़ी ये इम्प्रूवमेंट हमारी आ रही है, जैसे हमारे फेस्टिवल्स होते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि वो इको फ्रेंडली फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करें। वैसे प्रोडक्शन मेथड में भी काफ़ी चेंजेस आ रहा है और ये नेसेसरी है, यही करना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट है, दोज रिसोर्सेज विच कैन बी यूज इन मोर देन वन वे शुड बी यूटिलाइज इन डिफरेंट वेज, सच एज डिफरेंट इरीगेशन सिस्टम आर यूटिलाइज फॉर मोर देन वन पर्पज, फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, फ्लड कंट्रोल, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। तो जितने भी रिसोर्सेज है उसको मैक्सिमम यूज़ करो, एक से ज़्यादा बार यूज़ करो, और उसके लिए ट्राई करो, उसके लिए नया आइडिया लाओ। जैसे अगर हम इरिगेशन सिस्टम की बात करते हैं तो इससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, फ्लड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हम वो कैनल को यूज़ कर सकते हैं। तो वी हैव टू यूज़ वाइज आइडिया और थिंक बियॉन्ड द लिमिट। हमें जो चल रहा है वैसा नहीं, उससे थोड़ा ऊपर, थोड़ा अलग से सोचना पड़ेगा। हमें ये एक समझ लेना है, ये मान के चलना है कि जितने भी रिसोर्स है वो लिमिटेड है। अगर एक बार ये सब ख़त्म हो गया, देन वी विल नॉट गेट बैक दिस रिसोर्सेज इन अ शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम। इसको शॉर्ट टाइम में हम लोग रिकवर नहीं कर सकते। इसलिए जितनी भी हमारे पास सोर्सेस है, जितने भी सोर्सेस है उसको मल्टीपल यूज़ करो। सिंपल आप एज ए स्टूडेंट आप समझ लो कि टेक्स्ट बुक आपने ले ली, तो हर साल नई टेक्स्ट बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी टेक्स्ट बुक जो आपके जूनियर है उनको दे दो, आपके सीनियर से उनकी टेक्स्ट बुक ले लो। जो नोटबुक्स है तो जितने पेजेस बचे उसको निकाल के एक नई नोटबुक बना लो। तो ये मल्टीपल यूज़ हुआ, इससे हम लोग इनडायरेक्टली एनवायरनमेंट को हेल्प कर रहे हैं और इनडायरेक्टली हमारी कंट्री को भी हम हेल्प कर रहे हैं। तो ये हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, नेचुरल रिसोर्सेज शुड नॉट बी वेस्टेड। तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। कंट्रोल शुड बी लेड ऑन अनप्लान्ड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, पॉइजनियस केमिकल्स, इंक्रीजिंग स्लम्स एक्सेट्रा। तो ये गवर्नमेंट अथॉरिटी में आता है कि वो मैक्सिमम टर्म्स एंड कंडीशन को स्ट्रिक्ट करे, जिससे अगर कोई डिस्पोजल हो रहा है इंडस्ट्री वेस्ट का कोई वाटर बॉडी में या कहीं कोई फर्टाइल लैंड के ऊपर, तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन हो। पॉइजनियस केमिकल जो है वो कहीं ओपनली रिलीज़ ना हो, स्लम्स जो है वो इंक्रीज़ ना हो, स्लम्स एरिया कंट्रोल में हो। तो अगर ये सब करेंगे तो हम हमारे
नेचुरल रिसोर्सेज को लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है स्ट्रेस शुड बी लेड ऑन यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। तो जो कम्प्लीटली ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के ऊपर जो डेवलपमेंट डिपेंड है, यानी कोल, पेट्रोलियम, उसके बदले जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करें। उसके लिए नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो, नई डिस्कवरी हो कि किस तरह से इसको यूज़ किया जाए, किस तरीके से ये जो अनलिमिटेड एनर्जी हमारे पास है उसको यूज़ करें, जिससे पॉल्यूशन भी ना हो और डेवलपमेंट भी ना हो। तो ये सब हो सकता है। कब हो सकता है? इट इज़ डिपेंड ऑन योर स्टडी। क्योंकि आप फ्यूचर जनरेशन हो। अगर आप सेंसिटिवली और सीरियसली आप पढ़ोगे और इसका इम्पोर्टेंस आप समझोगे, आप अपना इम्पोर्टेंस समझोगे कि आपका फ्यूचर में रोल कितना इम्पोर्टेंट है, आपकी वैल्यू कितनी है फ्यूचर में, तो हम ये सब फ्यूचर में कर सकते हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल आगे जाके आपको यहाँ पे रहना है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसा वर्ल्ड चाहिए। हेल्दी चाहिए एटमॉस्फेयर, या ऐसा डिसीज़ वाला एटमॉस्फेयर चाहिए, पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर चाहिए। अगर हेल्दी चाहिए तो ये एफर्ट आपको आपके स्टडी के थ्रू करना ही पड़ेगा। नया आइडिया, नई सोच, नए कॉन्सेप्ट, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसकी ट्रायल लेनी पड़ेगी, उसके बारे में सोचना पड़ेगा, उसका प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, प्रोजेक्टेशन करना पड़ेगा। जब आप अभी से इसमें इंटरेस्ट लोगे तो फ्यूचर में जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो हम सक्सेसफुली, वो हमारा जो टास्क, जो हमारा गोल है उसको हम फुलफ़िल कर सकते हैं। अब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम देखना है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। तो स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, यहाँ पे हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो रहा है। For the first time, Earth Conference was organized in 1972 at Stockholm in Sweden. तो स्वीडन में फर्स्ट टाइम ये वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई। Thereafter, from time to time, convention and camps have been organized for protection of environment at the global level. उसके बाद काफ़ी कंट्रीज़ में अलग अलग टाइम पे, अलग अलग जगह पे ये ऐसे बहुत सारी कॉन्फ्रेंस और कैंप्स हुए, in which it was decided to take different steps for environmental protection. और उसके लिए वहाँ पे ऐसा डिसाइड हुआ कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कैसे स्टेप्स लेने चाहिए, जो यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर हैं। तो फर्स्ट वाला स्टेप जो है कि इंफॉर्मेशन अबाउट पॉल्यूशन कंडीशन ऑफ डिफरेंट सिटीज़ ऑफ नेशंस इज़ प्रेजेंटेड। तो हर एक कंट्री में कितना पॉल्यूशन है, और खास करके हमारे इंडिया के बारे में देखें तो इंडिया इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस ग्लोबल एफर्ट्स। गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो मेकिंग डिफरेंट एफर्ट्स एट द नेशनल लेवल। तो हमारी जो कंट्री में जो एफर्ट हो रहा है वो क्या है उसके बारे में ये है। तो सभी सिटीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कहाँ पे कितना पॉल्यूशन हो रहा है। सेकंड है सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन। यहाँ पे सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैव बीन एस्टैब्लिश टू कंट्रोल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए नेशनल लेवल पे भी एक बोर्ड होना चाहिए और पर्टिकुलर स्टेट लेवल पे भी एक बोर्ड होना चाहिए। और मैं तो चाहता हूँ कि हर एक सिटी वाइज, हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज भी एक इनिशियल बॉडी होनी चाहिए जो ये पॉल्यूशन कंट्रोल का रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को दे सके, स्टेट गवर्नमेंट नेशनल गवर्नमेंट को दे सके। नेक्स्ट है 5 जून हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज एनवायरनमेंट डे इन द वर्ल्ड। तो ये दिन हो सके उतना रिसोर्सेज कम यूज़ करना है, पॉल्यूशन नहीं हो वो ध्यान रखना है। और ये 5 जून वाला आप याद रखना क्योंकि ये एग्जामिनेशन में 100% आ सकता है। नेक्स्ट है इन इंडिया गवर्नमेंट पास्ड एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट इन 1981। तो यहाँ हमारी कंट्री में एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट भी है, तो उसका यूटिलाइजेशन कितना होता है, इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है वो हमें देखना पड़ेगा। अगर ये बराबर एक्टिव नहीं है तो उसके अंदर जो भी चेंजेस चाहिए वो गवर्नमेंट को करने चाहिए। उसके लिए आपको भी ये सब पढ़ना चाहिए, इसके बारे में आपके हिसाब से क्या चेंजेस करना है, क्या अमेंडमेंट चाहिए, वो भी आप गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकते हो। तो ये बेनिफिट है पढ़ने का, और स्पेशली एसएस पढ़ने का मेन बेनिफिट ये है कि यहाँ पे हम बहुत सारी बातों को नहीं सीख सकते हैं, हम हमारी नई सोच डेवलप कर सकते हैं।
जैसे यहाँ पे देखो ये एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981 का है, तो अभी उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, नई डिमांड्स क्या है, वो आप स्टडी करके गवर्नमेंट को बता सकते हो, एंड यू कैन डेवलप योर स्किल बाय दैट। और नेक्स्ट है जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैव बीन साइन फॉर डेटरोरेटिंग लेवल ऑफ ओजोन, डिस्पोजेबल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इंटरनेशनल लेवल पर भी ऐसे एग्रीमेंट होने चाहिए जिससे कि ओजोन के जो लेयर है जो जो डैमेज हो रहा है, जिस जिस भी जो कोई भी कंपोनेंट से, और वो कंपोनेंट जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हो। न्यूक्लियर डिस्पोजल न्यूक्लियर वेस्ट जो है उसको कैसे डिस्पोजेबल करना है, उसके लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए। और जो बायोडाइवर्सिटी है, जो आप 9th स्टैंडर्ड में आई थिंक पढ़ चुके हो बायोडाइवर्सिटी के बारे में, जो भी आपके आजू बाजू के एरिया में जो कुछ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको बायोडाइवर्सिटी बोल सकते हो। तो उसको कैसे मेंटेन किया जाए, यानी और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उस उनकी लाइफ डेंजर में नहीं आनी चाहिए, वो कैसे ध्यान रखा जाए उसके बारे में भी रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। पर ये जो जनरली होता है वो इम्पोज डेवलपिंग नेशंस के ऊपर ही होता है। वैसे देखने जाए तो अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है, पर वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। वहाँ का एक सिटीज़न मेरे ख्याल से 20 टन कुछ कार्बन डाइऑक्साइड एवरी ईयर प्रोड्यूस कर सकता है, ऐसा है। जबकि हमारे डेवलपिंग नेशन में ये रेशियो बहुत कम है, पर डेवलप नेशन ज़्यादातर ये जितनी भी पॉलिसीज़ है वो डेवलपिंग नेशंस के ऊपर इम्पोज करते हैं और अपने हिसाब से अपना करते रहते हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता रहता है। तो उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। Thus, conservation of environment is everyone's responsibility. If we do not control pollution, no doubt the life on the earth will be doomed soon. तो अगर हम लोगों ने ये ध्यान नहीं रखा, ये हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हमने एनवायरनमेंट को नहीं प्रोटेक्ट किया तो हमारे प्रोटेक्शन के भी चांस उतने कम हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि अर्थ के ऊपर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा ही नहीं। और ये ध्यान हमें सबको हम सबको रखना है, ये हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना ही कोई पर्टिकुलर कंट्री की, ना ही कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट की, किसी की नहीं, हम सब की। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी काइंड ऑफ एक्टिविटी हैपन ऑन द अर्थ। अब उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में हमें डीपली सोचना पड़ेगा, जो आपका काम है, क्योंकि फ्यूचर में आपको अर्थ के ऊपर रहना है। तो यहाँ पे ये 16 चैप्टर ख़त्म होता है। ये कुछ एक्सरसाइज यहाँ पे मैंने दी है, ये आपको सॉल्व करनी है, एग्ज़ाम्स में आपको काम में आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस के बारे में, जो हम डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। आपको भी मज़ा आएगा, बहुत सारे डेटाज़ हैं, लेटेस्ट डेटाज़ को भी हम लोग इसमें इन्वॉल्व करेंगे। और एग्ज़ाम्स, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो उसमें से डेफिनेटली 5 अभी तो मार्क सिस्टम चेंज हो गई, 4 मार्क का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। ये जो इकोनॉमिक्स का वेटेज है वो बोर्ड में काफ़ी है, अराउंड 23 to 30 मार्क्स का यहाँ से निकाला जाता है। तो इसको हर एक पॉइंट को, हर एक टॉपिक को आपको समझना है। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सिंपल एग्जांपल्स दे के आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें कोई भी आपको डाउट्स हो, कुछ भी आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला है, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट और सजेशन तो मेनली खास भेजें, तो मुझे भी पता चला कि मुझे और कौन सी नई इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन में ऐड करनी है इसके लिए। So I hope that you understand everything of this chapter. If you are having any doubt, you can text me anytime. You give your suggestion to me. Stay home, stay safe. God bless you. Thank you very much.